नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो 2023 का जो है टेस्ट चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 4 टेस्ट कंप्लीट हुआ है, आज 5वां टेस्ट है। और अभी तक सभी टेस्ट आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैप और ग्राफ के साथ जो है पूरा बढ़िया से समझाया गया है, जिससे परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व किए जा सकें। देखिए, चैनल का जो ध्येय है वीडियो 2023 में 100% सफलता लाना है, जिसके लिए आप देखते होंगे कि जीएस का डेली टेस्ट आ रहा है, प्लस फ्री में हिंदी का डेली टेस्ट आ रहा है, मैप और ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार साथियों, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और आपका कितना स्कोर हो रहा है 50 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? बताइए, सिंधु सभ्यता जो है वह किस युग के अंतर्गत आएगी? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? देखिए, सिंधु सभ्यता जो है ना वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इसके बारे में जानकारी तो है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि जानकारी जो है उसे पढ़ा जा सके और आद्य ऐतिहासिक में पढ़ा नहीं जा सके बल्कि जाना जा सके। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है? बताइए, इतिहास में भर भर के आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ यह कौन से शासक थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डीएनए उंगली छाप अर्थात जिसे फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है, तकनीक का उपयोग किसके सूचना के लिए किया जाता है? बताइए। जासूसी की मूवी आप लोगों ने बहुत देखी होगी, या तो पितृसत्तात्मक। आपको पता है कि जब भी कहीं कोई ऐसा विवाद आता है कि ये इनके पुत्र हैं या उनके कुछ ऐसे हैं संबंध में आते हैं, तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाती है, तो जिससे आसानी से ज्ञात हो सकता है। या तो कहीं कोई क्राइम हुआ है, उसका ब्लड सैंपल या कोई कहीं किसी का बाल मिला, नाखून मिला, उससे यही चीज़ें निकाली जाती है। तो विवादित जनकता जो है प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए। देखिए, सार्क की स्थापना 1985 में होती है। कहाँ पे? काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है आपसे तो कहाँ बताएंगे? काठमांडू में। इसमें टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से 8 देश हैं? तो आप एक बार याद कर लीजिए। पाकिस्तान इसमें है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका है। यही टोटल 8 देश मिलके सार्क का निर्माण करते हैं। आइए अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, इसमें अफगानिस्तान है, भूटान भी है, मालदीव भी है, म्यांमार हम लोगों को कहीं नहीं मिला। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में उद्धृत हुई? तो बताइए। देखिए, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्रों के समय जो है सबसे ज़्यादा स्पष्ट हुई। इसी समय 4 वर्णों में जो है बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बताइए। 1857 का विद्रोह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो बताइए वो किस लिए जो है असफल हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? ऐसा नहीं था, उसमें एकता बहुत अच्छी खासी थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी? तो हाँ, यह बात सही है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई सामान्य योजना नहीं निर्मित की गई और जो है केंद्रीय संगठन की कमी जो है अभाव देखा गया था। चलिए, नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो बताइए होम रूल आंदोलन जो है इसे क्यों याद किया जाता है और महत्वपूर्ण था? एक बड़ा परिवर्तन इसने लाया, वह परिवर्तन क्या था? देखिए, इसके जो प्रश्न है ना, इसके शब्द या कीवर्ड आप पकड़ेंगे उसी में इसका आंसर छिपा है। होम रूल आंदोलन अर्थात होम का रूल। होम रूल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देश के लोगों का शासन देश के लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो
तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ याद रखिए, होम रूल यह आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1916 में शुरू हुआ था। दो महत्वपूर्ण नाम जरूर से ज़रूर बताइए, दो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया था। वो थे एनी बेसेंट और दूसरे तिलक जी थे। चलिए नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो वर्षा होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है बताइए। देखिए भारत में आप अगर देखेंगे भारत के ग्लोब पे तो सबसे ज़्यादा वर्षा ये दक्षिण और पश्चिम वाला जो बेल्ट है, यहाँ से जब मानसून बनता है ये आता है घूम के, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी से फिर जल ग्रहण करके फिर घूमते हुए वर्षा कराता है। तो सबसे लंबा समय तक यही चलता है, जून माह से शुरू होता है और कब तक चलता है? सितंबर माह तक चलने वाला ये प्रोसेस होता है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि ऑप्शन में न देने की वजह से सही जवाब ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बना लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि अर्थात स्टेट जो है जोड़ती है? कौन से स्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है? तो आइए इसे मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये है इंडिया, हम लोगों को दिख रहा है, और ये क्या है? ये हम लोगों का अरबियन सी, अर्थात ये पूरा टोटल क्या है? यह हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। और यह लाल सागर से जोड़ता है। तो देखेंगे ये क्या है? बाब अल मंडेब की जलसंधि जो है इसी से जुड़ता है दोनों, हिंद महासागर और लाल सागर। आप लोग याद रखिए, यही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। मैप पे इसे आप एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या बना? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बना। चलिए नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है आपको पता होगा कि पहले सभी महाद्वीप टोटल मिलके एक ही थे और महासागर टोटल एक ही था, लेकिन ये अलग कैसे हुए? तो ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। किसके द्वारा? विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। और अच्छा, प्लेट विवर्तनिक क्रिया का जो प्रतिपादन है इसे कौन से वैज्ञानिक ने कब दिया था? यह भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो हैरी हेंस के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था? 1962 में। सबसे मान्य जो अवधारणा है इन्हीं की है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? देखिए ऐसे प्रश्न कब बनते हैं? जब एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी ना सूझे। बताइए इंडिया का जो चुनाव आयोग है वो कम चुनाव होते हैं इंडिया में, जो आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, लेकिन बनता है प्रश्न, इसलिए अमेरिका पे आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर जरूर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन गण होता है उसमें जो उनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से न होकर राज्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और लगभग सभी राज्य में 2 सीटें या 2 से अधिक सीटें मान्य हैं वहाँ पे, उन्हीं के द्वारा एक गठन होता है, उसी के द्वारा। तो राज्य के जो सीनेटर होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? सीनेटर के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है, सीनेट दिया गया है जबकि सीनेटर की बात नहीं की गई। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनघनत्व सर्वाधिक है? बताइए नगरीय जनघनत्व कौन से राज्य में सबसे अधिक है भारत में? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे डाटा के प्रश्न बहुत ज़्यादा यूपी में आते हैं। तो देखिए सबसे अधिक की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में होगा। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे, उनका तुक्का होगा महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो ये लगभग 5683 है, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 5595। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होगा। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए अगर अभी तक आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज आप मैप पे भी देख लीजिए। ये रहा आपका जो तकला मकान मरुस्थल है, और यह कहाँ पे अवस्थित है? आप देख रहे होंगे यह चाइना में स्थित है। अब इसको याद करने के लिए आप लोग सिंपल ये याद कर लीजिए कि चीन वाले जो है वो टकला हो गए हैं, बस एक नॉर्मल सा ट्रिक, बस ऐसे ही याद करने के लिए। तो सही जवाब क्या बना? ऑप्शन नंबर डी, टकला मकान मरुस्थल जो है चीन में अवस्थित है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए ऐसी कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष जो है उस अपनी सदन का अध्यक्ष नहीं होता? तो वह राज्यसभा है,
क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, यह उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, और यह जो है उसके सदस्य नहीं होते। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, अगर टेस्ट पेपर आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है और कैसे आप एक्सप्लेनेशन आपको कितना फ़ायदेमंद है परीक्षा के लिए। जैसा भी हो फीडबैक आप लोग ज़रूर से ज़रूर दीजिए। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बताइए स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी जो है के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है एथिलीन ग्लाइकाल। क्या प्रयोग होता है, एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा में भी था, आप लोग जानते हैं, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ऊपर एक विशेष प्रावधान था 370, जिसको समाप्त कब किया गया, तो 5 अगस्त, डेट आप लोग याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, 2019 को इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पूरी तरीके से पास करके इसको समाप्त कर दिया गया। तो सही जवाब आप ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। महत्वपूर्ण शब्द हैं 3 के तीनों, और तीनों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। कब हुआ था, 1976 में। 1976 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, इसे आप जरूर से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, कौन से डेट से, यही प्रश्न बनाया गया है कि कौन से डेट से राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। तो अपने पद ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रह सकता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। निम्न में से कौन, यहाँ पे ये होना चाहिए, निम्न में से कौन जो है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो मौद्रिक नीति के बारे में भारत में कौन निर्णय लेता है, आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। चलिए नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है। तो जवाहर रोजगार योजना काफ़ी पुरानी योजना है, और पुरानी योजना से कभी कभार प्रश्न जरूर से जरूर बन जाते हैं, तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान दें। तो बताइए किससे संबंधित है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने से संबंधित है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अच्छा, यह योजना कब आई थी, तो 1989 की योजना है, काफ़ी पुरानी योजना है। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है, बताइए। देखिए, अगर कोई साधारण बातचीत कर रहा है तो वो कितने पे आएगा, ये साधारण बातचीत का है, साधारण बातचीत 45 डेसिबल। 85 डेसिबल, कहीं भीड़ भड़ाके में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे 85 डेसिबल। 125 में आप समझिए कोई सायरन वायरन बज रहा है या और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। 155 का शोर मतलब जेट विमान चल रहे हैं। तो मैक्सिमम मनुष्य के शोर या की सह सीमा जो है 85 डेसिबल होता है। बाकी चीज़ें एक झटके से होकर निकल गई तो ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना हुआ तो कान खराब हो सकते हैं मनुष्य के। नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। पसीना जो निकलता है वह किस लिए निकलता है, शरीर पसीना क्यों स्रावित करती है। तो शरीर का जो है ताप नियंत्रित करने के लिए प्रयोग मतलब आता है ये पसीना। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि शरीर का तापमान जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, इसीलिए पसीना आता है कि जिससे ठंडक शरीर की बनी रहे। नेक्स्ट है रेशम कीट जिन पर पनपता है वह कौन से पेड़ के पत्तियां होती हैं जिस पे रेशम के कीट जो है पनपते हैं, बताइए। तो देखिए, रेशम के कीट जो है वह शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। शहतूत को मलबेरी लीव्स भी कहा जाता है, शहतूत की पत्तियों को मलबेरी कहा जाता है, आप इसे जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह यूनाइटेड नेशन UNDP के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, बात अगर इस समय की जाए 2023 की, तो 2023 में जो रैंकिंग है भारत की वह 132वीं है, यह भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखें। वैसे करंट अफेयर के सेक्शन में इस चीज़ को आपको
जरूर से जरूर बताया जाएगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट है 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में कितना होगी, बताइए। तो देखिए अगर उसे लीटर में निकालेंगे तो 3.6 गुणे 10⁻6 होगी। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है लोहा का प्रचुर स्रोत है। लोहा का प्रचुर स्रोत कौन सा है यही बताना है। चीकू और पेठा, पपीता और पातगोभी, चौराई और केला, बैगन और नींबू वंश के फल। तो देखिए सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ मिलेगा, पत्तियों में, तो चौराई और केला। अगर यहाँ पालक भी होता तब भी सही है, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य अनाज की फसल कौन सी है। अनाज की मुख्य फसल भारत में कौन सी है। देखिए बहुत से लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि गेहूं को लगा दे, लेकिन गेहूं आपको बता दें गलत है। मुख्य फसल जो है वो चावल है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर यहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की, तब आप गेहूं लगा सकते थे, लेकिन पूरे भारत की बात की जा रही तो चावल मुख्य फसल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। हार्मोन इसमें से कौन सा है बताइए। तो देखिए इंसुलिन को जो है हार्मोन कहा जाता है, तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक गलत है, कौन सा है बताना है। वही उत्तर प्रदेश के लोकगीत और क्षेत्र उनके कौन कौन से हैं उसी से मैच कराया गया है। आल्हा बुंदेलखंड, क्या ये सही है, जी हाँ यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है बिरहा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। तीसरा है कजरी, कजरी कहाँ, रुहेलखंड में होता है, जी नहीं, रुहेलखंड में ना होकर कहाँ पे होता है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर का मशहूर है कजरी। उसके बाद फिर चैता, चैता जो है अवध एवं भोजपुर क्षेत्र में अवस्थित है। अच्छा यहाँ रुहेलखंड दिया गया था, तो रुहेलखंड से क्या संबंधित है, रुहेलखंड से आप देखेंगे लावड़ी, कौन सी, लावड़ी कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है रुहेलखंड से, तो आप जरूर से जरूर याद कर लें। तो सही मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जो है जनसंख्या सबसे कम थी, जनसंख्या कहाँ पे सबसे कम थी, कौन सा जिला वो है बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी का सेंसस आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, वहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो महोबा, कहाँ की, महोबा, महोबा की जनसंख्या सबसे कम थी। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या मापा जा सकता है, पीछे वाले टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा, चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए जब पर्यावरण के प्रभाव में जो उसका वातावरण होता है उसी के हिसाब से वो अपने आप को खुद ढालना शुरू कर देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, क्षेत्र के प्ररोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन बोलते हैं। तो ऐसा कब होता है बताइए, यह जीवी अनुक्रमण के अंतर्गत होता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। वायुमंडल में अगर प्रदूषण है तो वह किसके द्वारा स्वच्छ किया जाएगा बताइए। तो वर्षा के द्वारा। आपको पता है कि अगर कहीं कितना भी धूल या कुछ भी उड़ता रहे दूर तक विजन नहीं होता, लेकिन बारिश एक बार होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत दूर तक विजन दिखाई देता है साफ साफ, तो वो क्या होता है, उससे वायुमंडल साफ होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है बताइए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद कौन नहीं करता है। देखिए अगर पारिस्थिति संतुलन बनाए रखना है तो आपको वनारोपण करना पड़ेगा, पौधों को लगाने पड़ेगा, वर्षा जल का प्रबंधन करना पड़ेगा, जैव मंडल भंडार करना पड़ेगा। पौधों को अगर काटेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि पहला जो है निगेटिव ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पर्यावरण के जितने भी अधिनियम हैं उन्हें आप एकदम रट जाइए, जुबान पे आपके होने चाहिए, नहीं तो आपके प्रॉब्लम ये जरूर से जरूर क्रिएट करेंगे, ये प्रश्न में जरूर आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। IT सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है, तो यह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में IT सिटी की स्थापना की जा रही है।
नेक्स्ट है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे है। अर्थात कोई नया राज्य अधिग्रहित किया गया, किसी देश से विजित किया गया, उसको भारत में जोड़ने के लिए, या तो किसी राज्य के किसी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाने में, ये सब चीज़ें करने में किसके पास पावर होती है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह संसद के पास पावर होती है। किसके पास? संसद के पास। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य अर्थात वह संसद का सदस्य नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, घुमा के पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो वह व्यक्ति जो है महान्यायवादी है। कौन है? महान्यायवादी। यह संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी यह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप डिजाइन किया है। देखिए, निर्वाचन आयोग कोई भी महत्वपूर्ण काम करता है तो महत्वपूर्ण होगा, आरबीआई कोई काम करेगी वह भी महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के लिए। तो इसके द्वारा मतदान केंद्रों की पहचान के लिए जो डिजिटल मैपिंग का ऐप बनाया गया है वह ऐप का नाम है गरुड़। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना। कौन है? माराडोना किस देश से हैं? माराडोना जो है एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। यह किस देश से संबंधित है? तो यह अर्जेंटीना से संबंधित है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। खेल के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। खेल यूपी आप देखेंगे, खेल में हमेशा फुटबॉल तो भले से भारत नहीं खेल पाता, लेकिन फुटबॉल से प्रश्न यूपी में जरूर से जरूर सभी परीक्षाओं में बनने का प्रयास होता है। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे हॉकी, फुटबॉल, हॉकी, अदर खेल, क्रिकेट के सिवा बता रहे हैं। क्रिकेट तो ऑलरेडी बनता ही है प्रश्न। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों, 7 सिस्टर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, 7 बहनों का भाग नहीं है? बताइए, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आइए मैप देखते हैं। देखिए, यह है पूर्वोत्तर का स्टेट। इस मैप को आप अच्छे से रखिएगा और इसे बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ के सिवा भी बहुत से शॉर्ट पिक्स आपको दिए जा रहे हैं जो कि एकदम टारगेट ओरिएंटेड हैं, परीक्षा के बेस से आप एकदम निरंतर तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। देखिए, ये है पूर्वोत्तर के राज्य। आप देखेंगे असम है, इसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। यहाँ तो आप देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन नहीं दिए हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है सिक्किम को। सिक्किम अगर रहता है तो बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जबकि आपको बता दें सिक्किम राज्य नहीं है, राज्य जुड़ा नहीं है जो कि 7 सिस्टर में आता हो। 7 सिस्टर इन्हीं 7 राज्यों को बोलते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तो है, पश्चिम बंगाल इसमें कहीं नहीं था, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगर सिक्किम होता वह भी नहीं होता, आप यह जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था बताइए? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए, यह प्रश्न जो है पूरी तरीके से हम खारिज करते हैं, क्योंकि 2022-23 का अब इस समय बजट नहीं, 23-24 का बजट चल रहा है, तो यह पुराना प्रश्न है। करंट अफेयर में आपको बजट के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, वो आगे वाले सेशन आएगा जल्दी ही करंट अफेयर का। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह उसी समय की बात है जब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों के यहाँ पनपी थी। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। नील नदी के तट पे मिस्र की सभ्यता पनपी थी। कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डूरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़े हुई है? डूरंड ट्रॉफी बताइए, यह भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो डूरंड ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। आप देखेंगे ना, फुटबॉल के प्रश्न ज़्यादा इसीलिए बनाए जा रहे हैं। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो जो चला था वह किसकी प्रतिक्रिया में चला था, अर्थात इसके पहले कौन सी घटना घटी थी?
तो इसके पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसी की प्रक्रिया में जो है भारत छोड़ो चलाया गया था। भारत छोड़ो कब चलाया गया था? 1942 में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, पहला फैक्ट, गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इसीलिए जो है वो लंदन से बहुत दबाव पड़ा इरविन के ऊपर कि चाहे जैसे कांग्रेस के किसी न किसी प्रतिनिधित्व को आप लेके आइए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इसीलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए, इसमें जो जो चीज़ें समाहित की गई थी वह क्या क्या थी? तो गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा, यह बात सही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, उसमें टारगेट बना था कि हाँ इसे समाप्त कर दिया जाएगा। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानी को छोड़ा जाना था, यह भी बात सही थी। समस्त अधिग्रहित जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी, तो यह कथन जो है पूरी तरीके से गलत है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऐसी बातें कोई नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? देखिए, यह रिपोर्ट जो है अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है फेडरेशन नेशनल डी, ये 2021 की रैंकिंग है, तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है जर्मन स्पोर्ट्स, यह भी जो है पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे भी हम लोग खारिज करते हैं। तो इस प्रकार साथियों जो है हम लोगों का आज का टेस्ट पेपर समाप्त हुआ। आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और यह सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा, करंट अफेयर का सेशन जो हम सोच रहे हैं उसको कितना जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, कितने प्रश्नों का सीरीज चलाया जाए, आप लोग थोड़ा सुझाव जरूर दीजिएगा कि एक पेपर में कितने प्रश्न रहे। उसके बाद चलिए, आप लोगों का सुझाव सर्वोपरि रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।